फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली कंट्रोवर्सी, गणेश जी के सर और सर्जरी वाली कंट्रोवर्सी। हुआ यूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन साइंस कांग्रेस और रिलायंस हॉस्पिटल के कार्यक्रमों में हाथी का सर लगाने वाली कहानी जो पुराणों में मिलती है का यूं ही जिक्र किया था, जस्ट एन एनेक्डोट टू एक्साइट पीपल, कि अंग्रेजी अखबार के कुछ लेफ्ट जर्नलिस्ट ने हंगामा खड़ा कर दिया। सुश्रुत के बारे में जर्नलिस्ट्स को पता था, लेकिन फिर भी हंगामा किया गया। तात्पर्य ये है कि हमारे देश के पास कुछ तो था, अब आज लेबोरेटरी में सिद्ध हो रहा है। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। On Saturday at the inaugural of the Reliance Hospital, Prime Minister Modi claimed that the story of the Mahabharat hero Karan and the god Ganesh proved that once upon a time India had mastered genetic science and plastic surgery. I believe it was somewhat trivializing of the Prime Minister to use this mythological factors, because I believe that faith should never cross the boundaries of rationality. प्लास्टिक सर्जरी ऐसी जो हो नहीं सकती वो हमें मालूम, हमको हर किस्म की एस्ट्रोनॉमी की मालूम, हमें तो जो कुछ यूरोप में डिस्कवर हुआ पहले ही मालूम हो गया। भारत में सन्नाटा छा गया और तब केवल एक स्कॉलर, एक इंडोलॉजिस्ट सामने आते हैं, ललित मिश्र, जो उस तक्षशिला से जो अब पाकिस्तान में है, वहां की एक्सकेवेशन में मिले हुए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साक्ष्य निकालकर सबके सामने प्रदर्शित कर देते हैं। तक्षशिला में एक्सकेवेशन कब शुरू हुई? 1913 में, और 1918 में तक्षशिला का म्यूजियम भी बनने लगा। 100 साल से ज्यादा गुजर गए, लेफ्ट के जर्नलिस्ट्स का नॉलेज जरा भी नहीं बढ़ा। क्यों? 5 मिनट और देखिए, सब खुलासा हो जाएगा। वैसे एक बात और नोटिस की गई कि प्रधानमंत्री मोदी का मजाक बनता रहा, लेकिन जो इंस्टीट्यूट्स हैं करोड़ों और अरबों के बजट वाले, ये चुप रहे। किसी के पास कोई एविडेंस देने की ताकत नहीं थी। क्यों? IKS माने इंडियन नॉलेज सिस्टम, ASI माने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ICHR माने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, सब मूकदर्शी बने रहे। वैसे उस टाइम पर वहां क्या चलता था? तक्षशिला की एक्सकेवेशन में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले थे उसे हम लोगों ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में डिमॉन्स्ट्रेट किया। लेकिन डिमॉन्स्ट्रेट किया क्या? सर्टिफाइड फोटोज जो तक्षशिला म्यूजियम से हम लोगों ने मंगाई थी। कितनी अजीब बात है कि तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान चली गई और हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने वैसा होने दिया, नेगोशिएट नहीं कर पाए। बात कर लेते हैं इम्पैक्ट की। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अंग्रेजी अखबारों के वही जर्नलिस्ट्स जो पहले खबरें चलाते थे कि प्रधानमंत्री मोदी DN बत्रा की किताबों से साइंस की हिस्ट्री निकाल रहे हैं, अब इज्जत के साथ एंशिएंट सर्जरी पर, बल्कि एंशिएंट साइंस पर भी खबरें छाप रहे हैं। स्क्रीनशॉट्स में देखिए सिचुएशन का अंतर। कहने का मतलब है कि बात में अगर दम हो तो नैरेटिव बदलता है। जरूरत है वैसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ बोलने वाले एक एक्सपर्ट की। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज की पहली दस्तक फिर उसी सियासत की जहां विवाद इंडिया बनाम भारत का। भारत दुनिया का सबसे प्राचीन राष्ट्र, मोस्ट एंशिएंट नेशन, लेकिन अंग्रेजों की तर्ज पर JNU, AMU, DU के लेफ्ट हिस्टोरियंस हिस्ट्री की किताबों में लिखते रहे कि भारत कभी पास्ट में राष्ट्र था ही नहीं। रोमिला थापर या इरफान हबीब सब एक ही झूठ बार बार लिखते और बोलते हैं कि जब अंग्रेज आए तभी भारत की जनता में नेशनल फीलिंग्स आईं। दोनों 90 साल से ऊपर के हो गए, लेकिन कोई चेंज नहीं। दिखाते हैं आपको। तो ऋग्वेद के ज़माने से राष्ट्र थे। ये ज़रूर है कि ऋग्वेद में कहीं भारत का नाम नहीं है, कि न आर्यावर्त का नाम है। Nationalism is a stage in history,
It's not something that goes back to the Vedic period or the Gupta period or the Mughal period or anything of that kind. It is a change that societies undergo when they start turning towards things like industrialization. मिड 60s से मतलब 54-55 साल हो गए जब से इन लोगों ने यह सब शुरू किया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि इनको कभी कोई चैलेंज नहीं कर सका। इतना डोमिनेंस इन लोगों ने बना रखा था, कोई भी स्कॉलर वैसी स्ट्रेंथ के साथ सामने नहीं आया। हालत इतनी खराब थी कि BHU वाले भी दबी आवाज में एक्सेप्ट करने लगे कि यूरेशिया से आने वाले आर्यंस माने तब के हिंदू यमुना के पार गए ही नहीं। लेकिन इन लोगों का सारा काम 54-55 साल के लंबे टाइम में इन लोगों ने जो कुछ भी किया था वो सब ललित मिश्र ने 2 मिनट में खत्म कर दिया, और बड़े आराम से। आज तक के शो प्राइम टाइम पर। ये भारत की जियोग्राफी, ये भारत, और फिर ये भारत राष्ट्र की तरह, राष्ट्र और ये राष्ट्र कैसा? ध्रुव जैसा स्थिर राष्ट्र। ध्रुव जैसे स्थिर राष्ट्र के इंडिया नहीं सिर्फ भारत होने के ऐतिहासिक सबूत देने का दावा करते ये ललित मिश्रा हैं, इतिहासकार हैं और NCERT की सिलेबस कमेटी में आमंत्रित सदस्य रहे। आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने इनसे पूछा आखिर क्यों। देखिए, भारत के 3 नाम रहे हैं, अभी तक हम लोग पढ़ते रहे हैं। एक हिंदुस्तान, दूसरा इंडिया और तीसरा भारत। इसमें से हिंदुस्तान और इंडिया भारत के अपने खुद के लोगों के द्वारा दिए गए नाम नहीं है। हमारे देश की जनता ने इन नामों को नहीं रखा। इन नाम को रखने वाले दूसरे लोग थे जो कि हमें किसी माध्यम से हमारे संपर्क में आए और हमें जाना पहचाना। भारत नाम अपना हमारा खुद का है, हमारे ऋषियों के द्वारा दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत राष्ट्र बना 18वीं सेंचुरी में और तब से यहाँ राष्ट्रीयता आई, लेकिन ये बात गलत है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ऋग्वेद के 2 मंत्र। आप यहाँ देख सकते हैं कि 4थे मंडल में गोपवन आत्रेय का मंत्र है जिसमें अग्निर्भारता, अग्नि ही भारत है। तो भारत शब्द हमें मिलता है ऋग्वेद के समय से। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि भारत के लोग अपने इतिहास की जड़ों से, अपनी विरासत से जुड़ जाएंगे, जो कि इंडिया और हिंदुस्तान इन 2 नामों के चलते नहीं जुड़ पाते हैं। तो विद्यार्थियों को वो गौरव और अपनी मिट्टी से जुड़ने का जो गरिमा है वो प्राप्त होगी। वो अपने को जोड़ के देख सकेंगे, उनकी विरासत आगे भी सुरक्षित रहेगी। बहुत स्वागत। भारत राष्ट्र देखा आपने, वैसे आपको बताते चलें कि ऋग्वेद में ही एक पूरा का पूरा स्वराज्य सूक्त मिलता है, जिससे प्रभावित होकर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है वाला नारा दिया। इसी वैदिक स्वराज को आगे चलकर गांधी ने भी अपनाया। लेकिन पहले याद करते चलें कि हिमालय से समुद्र तक भारत राष्ट्र की पूरी ज्योग्राफी बताने वाला जो मंत्र ललित मिश्र ने ऋग्वेद से निकाल कर दिया है, वह पिछले 200 वर्षों में पहली बार सामने आया है। विल्सन, मैक्स म्यूलर, योगी अरबिंदो, वासुदेव शरण अग्रवाल, माइकल वेट्जल, वेंडी डोनिगर, सबके कार्यों को मिला दें, BHU, हार्वर्ड, मॉस्को, क्योटो तक की सभी यूनिवर्सिटीज एक साथ रख दें, तो भी कहने का मतलब है कि जो भी ठीक करने की जरूरत है वो सब सारे नैरेटिव ठीक कर दिए जाएंगे। मार्क्सिस्ट माने लेफ्ट वाले पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे क्या? कुछ नहीं। इसलिए इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्र कहते हैं JNU को मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने स्टूपिड फैक्ट्री बना दिया। गाना तो भोजपुरी, ब्रज, अवधी, मैथिली, बुंदेली जैसे पूरी तरह की जो भाषाएं हैं, अपनी संस्कृति है, अपना साहित्य है, इनको हिंदी के अंतर्गत लाया गया है, ये दर्शाने के लिए कि ये स्वायत्त भाषाएं नहीं हैं और हिंदी 50% लोग भारत में बोलते हैं। हम कैसे NDTV में NCERT पर हो रही डिबेट को ललित मिश्र ने पूरा का पूरा बदल दिया और डिबेट की एंकर नगमा शहर ने ललित मिश्र की लैंग्वेज और डायरेक्शन में डिबेट को टर्न कर दिया। कभी देखा है आपने जब एंकर ने अपना स्टांस छोड़ दिया हो?
में बटे हुए लोग हैं। ललित जी। जी नगमा, मैं पहले तो थोड़ा सा पैनल को करेक्ट करना चाहूंगा। एक्चुअली मुगल इतिहास हटाया नहीं जा रहा है, केवल मुगलों की कोर्ट लाइफ का एक चैप्टर है उसे हटा दिया गया। अब यदि हम लोगों ने उस चैप्टर को देखा हो तो कोई भी उस चैप्टर को अप्रिशिएट नहीं करे, क्योंकि उसमें ऐसी बातें हैं जो हिस्टोरिकल स्टडीज में शामिल ही नहीं की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर उसमें माइथोलॉजिकल कंटेंट है इस चैप्टर में। बच्चों को बताया जा रहा था कि जो मंगोल हैं, मंगोलों से मुगलों की ओरिजिन हुई है, तो जो मंगोल हैं उनको पावर्स जो है डिवाइन पावर है उनके अंदर, और जो मंगोल ट्राइब है वो एक ऐसी क्वीन से आ रही है जो एक सन रेस से, सूरज की किरणों से गर्भवती प्रेग्नेंट हुई थी। इस तरह से करके एक पोस्टरिंग की गई थी इस चैप्टर में। इसके अलावा जो हरम है, उस हरम को इस चैप्टर में बताया गया था कि हरम का तात्पर्य पवित्रता से होता है। मैं हिंदी वर्जन को वर्ड बाय वर्ड कोट कर रहा हूँ। इसके अलावा यदि कोर्ट लाइफ पढ़ानी है तो फिर सारे भारत के जो हमारे राजा थे, राजपूत राजा थे, मराठे थे, सबकी कोर्ट लाइफ पढ़ानी चाहिए थी। तो इस चैप्टर में कुछ जो है फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थी, इस चैप्टर को केवल हटाया गया है, सारी हिस्ट्री हटाई। ठीक है। एक दूसरा पहलू है जो कि इस चैप्टर में होना चाहिए था, वो यह कि अकबर को यदि हम लें तो अकबर ने हमारी राष्ट्रीय एकता के हिसाब से, हिंदू मुस्लिम एकता के हिसाब से कुछ अच्छे कदम उठाए। उन कदमों को इन लेखकों ने बिल्कुल हटा दिया, छुआ ही नहीं। उदाहरण के तौर पर अकबर ने रामायण, महाभारत, यहाँ तक कि अथर्ववेद का भी संस्कृत से फारसी में ट्रांसलेशन कराया था। उसके ट्रांसलेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं। इसके अलावा जो कोर्ट लाइफ है, उस कोर्ट लाइफ में जो कॉन्स्पिरेसीज होती थी, उन कॉन्स्पिरेसीज के बारे में कुछ नहीं। जैसे गुरु अर्जन देव का एग्जीक्यूशन हुआ जहांगीर के टाइम पर, उस पर कुछ नहीं है। तो ये बड़ा इम्बैलेंस सा चैप्टर था मुगल वाला। तो मतलब आप कह रहे हैं कि चैप्टर सही नहीं था। अनीता जी, आप इस बात को मानती हैं? क्योंकि मुझे इसमें काफी लॉजिक लग रहा है कि मान लीजिए कि अगर ये चैप्टर, एक सेकंड सर, एक रिएक्शन के बाद मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, लौटूंगी इस कार्यक्रम में, अभी आगे भी है समय बहस के। अब तक जो इतिहास पढ़ाया गया उसमें से कई चीजें हैं जिसको ज्यादा तरजीह नहीं दी गई, जिसे दबाया गया, और अब जो चीजें सामने जो ज्यादा बढ़ चढ़ कर लोगों ने जिसे पढ़ा, जरूरत है कि उसके ऊपर कम तवज्जो दी जाए और दूसरी चीजें जो पीछे छूटी हैं वो सामने आए। बहरहाल इसके ऊपर पॉलिटिकल बयानबाजी भी काफी हुई है और इसलिए ये भी एक तरह से एक ध्रुवीकरण का टूल बनता जा रहा है। मुझे याद है मैं कहीं पढ़ रही थी कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ही एक कार्यक्रम में कहा था, जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह भी थे, कि वामपंथी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास से छेड़छाड़ की है और भारत को एक हारे हुए पक्ष के तौर पर दिखाया है। मुगलों को हराने वाले भारतीय राजाओं को इन इतिहासकारों ने जगह नहीं दी है, तो दोबारा इतिहास लिखा जाए। तो इस तरह की बातें पॉलिटिशियंस के सामने से आती हैं, तो जाहिर है कि यही कोशिश एक दिख रही है। लेकिन ललित जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। आपने कहा कि पूरी बहस जो है वो गलत हो रही है क्योंकि एक चैप्टर हटाया गया है, मुगलों का इतिहास नहीं हटा दिया गया। अकबर और दूसरे मुगल बादशाह जो हैं, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, इनके इतिहास को नहीं हटाया गया है। पर ललित जी, मैं आपसे जी लगवा मैं एग्री करता हूँ कि जो ये पॉलिटिकल नोशन है वो जो एक्ट जो एनसीईआरटी ने किया है उससे अलग हटकर जा रहा है। तो इस पर हम कह सकते हैं कि यदि भारत के लोगों को उनके हिस्ट्री के करीब लाया जाए तो शायद इस तरह से पॉलिटिकल नोशंस बिल्ड नहीं होंगे, लोगों को विश्वास होगा कि तो अब तक क्या भारत के लोग अपनी इतिहास से दूर थे, या मतलब इनको बिल्कुल काट के रखा गया था? आदित्य मुखर्जी, ये आरोप भी लगा है कि वामपंथी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास से छेड़छाड़ की और एक पक्ष को ही उजागर किया है। आप तमाम हिंदुस्तान के देखा आपने, देश भर में डिबेट चल रही थी कि मुगलों का चैप्टर क्यों हटाया गया, जिसे ललित मिश्र ने बदल दिया कि चैप्टर ही गलत लिखा गया था। सारा पैनल देखता रह गया। जेएनयू वालों का बस चलता तो हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक ना एक स्टूपिड स्कूल खोल ही देते। अंग्रेज नहीं आते तो भारत में रेल नहीं चलती, यही तो लेफ्ट माने मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखा है ना। जेएनयू के सुमित सरकार, बिपिन चंद्रा, मृदुला और आदित्य मुखर्जी, इन सब ने लिखा और देश भर के स्कूलों ने पढ़ाया। लेकिन क्या सच इतना ही है? अपने इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्र बताते हैं कि भारतीय उद्योगपतियों द्वारा बनाई गई रेलवे की कंपनी में अंग्रेज इंजीनियर्स भी काम करते थे और ये भारतीय कंपनी 1850 के पहले ही बना ली गई थी। जब हम वर्ल्ड का 25% प्रोड्यूस कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग में, उसके बारे में एक शब्द नहीं है।
उदाहरण के तौर पर 1845 में टैगोर के ग्रैंडफादर द्वारकानाथ टैगोर ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए ही अंग्रेजों के पहले एक कंपनी खड़ी कर दी थी, जिसमें उन्होंने यूरोपियंस को एम्प्लॉयमेंट दिया था, पार्टनर भी बनाया था। लेकिन इंडियन इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एनसीईआरटी बुक्स में नहीं मिलता है। और जेएनयू को स्टूपिड फैक्ट्री बनाने वाले अभी सुधरे नहीं हैं। वो अब व्हाट्सएप से लड़ रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप से नॉलेज बच्चे बच्चे तक हो रहा है। और अब आपको लिए चलते हैं पड़ोसी देश श्रीलंका, जहां रामायण सर्किट बनाया जा रहा है, जिसके तहत रामायण से जुड़ी जगहों को न सिर्फ विकसित किया जाएगा बल्कि उन्हें प्रमोट भी किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय पर्यटकों को लुभाया जाए। सोचिए, 35 सेकंड की इस बाइट में ऐसा क्या खास है कि अपने इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्र ने चलते चलते रुककर इस बाइट को रिकॉर्ड करवाया। कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। बताते हैं। श्रीलंका में मुख्यतः सिंहली और तमिल दो समुदायों के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। आज की जियोपॉलिटिक्स में मानकर चला जाता है कि तमिल समुदाय भारत का करीबी है, जबकि सिंहली समुदाय चीन का करीबी है। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। ऐतिहासिक सत्य यही है कि सिंहली और तमिल दोनों ही भारतीय मूल के हमारे अपने लोग हैं। दोनों की ब्लड लाइन भारत से जुड़ी हुई है। ज़रूरत इस बात की है कि इतिहास की रोशनी में पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाएं कि सिंहली भी हमारे उतने करीब रहें जैसे तमिल हैं। इसलिए जैसे ही अवसर मिला, ललित मिश्र ने लपक लिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसे हमें याद रखना चाहिए, लेकिन जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वो ये कि श्रीलंकन सोर्सेस खुद कहते हैं कि फर्स्ट सिंघली डायनेस्टी की फाउंडेशन भारत से श्रीलंका गए किंग विजय के द्वारा 5th सेंचुरी बीसी में रखी गई थी। कहने का मतलब है कि जितने हमारे तमिल हैं उतने ही हमारे सिंघली भी हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो हमें हमेशा याद रखने की है वो ये कि हमारी जो प्राचीन ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, जिसमें संस्कृत और तमिल दोनों लिखी जाती रही हैं, इसका सबसे पुराना अर्लीस्ट एविडेंस हमें मिलता है श्रीलंका के अनुराधापुरम से 6th सेंचुरी बीसी के आसपास। श्रीलंका की गार्जियन डीटी रावण न होकर विभीषण है, और ऐसा पिछले 1500 वर्षों से है। कहने का मतलब ये है कि श्रीलंका अपने आप को रावण की विरासत से हटाकर राम के साथ जोड़ता रहा है, और अब वहाँ जैसे भारत में रामायण सर्किट बनी, वैसा ही रामायण सर्किट श्रीलंका में भी बनाया जा रहा है।